ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की। जय बोल। दोस्तों, आज हम आपको 1972 में रिलीज हुई फिल्म बेईमान की कहानी बताएंगे। बेईमान 1972 एक भावनात्मक और सामाजिक हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन सोहनलाल कंवर ने किया। यह फिल्म ईमानदारी, भ्रष्टाचार और पारिवारिक मूल्यों पर केंद्रित है। मुख्य भूमिकाओं में मनोज कुमार, राखी, प्राण और प्रेमनाथ है। संगीत शंकर जयकिशन ने दिया। श्याम उर्फ मोहन यानी मनोज कुमार मंदिर में महाराज बनकर रहता है। उसके भक्त उससे बेईमान आदमी की पहचान पूछते हैं तो वह गाने में जवाब देता है, ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की। जय बोलो। असल में श्याम अपने साथियों के साथ मिलकर तिजोरी लूटने का काम करता है और अपना नाम मोहन रख लेता है। एक दिन श्याम मीना यानी नाजिमा को कुछ गुंडों से बचाता है। मीना डर जाती है और मोहन उसे उसके घर छोड़ने जाता है। वहाँ मोहन की मुलाकात मीना के पिता राम सिंह हवलदार यानी प्राण से होती है। मोहन जब राम सिंह को पुलिस की वर्दी में देखता है तो डर जाता है क्योंकि वह एक चोर है, लेकिन जब मीना बताती है कि ये मेरे पिताजी हैं तो मोहन को राहत मिलती है। राम सिंह मोहन को अपने बेटे जैसा मान लेते हैं और कहते हैं, हम ठाकुर लोग हैं, जो हमारे लिए पसीना बहाता है हम उसके लिए जान भी दे देते हैं। अगले दिन जब वह जाने लगता है तो राम सिंह कहते हैं, आज रक्षाबंधन है, राखी नहीं बंधवाओगे? मोहन जवाब देता है, मेरा कोई नहीं है, मैं राखी को नहीं जानता। उसी समय मीना उसके लिए राखी बांधने आ जाती है और राखी पर एक गीत गाती है। ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और मीना शाम को राखी बांध देती है। शाम भी उसे उपहार देता है। शाम मीना को बहन मानकर उनके घर रहने लगता है। एक दिन सपना यानी राखी शाम को सड़क पर देख लेती है और गाड़ी रोककर कहती है, आखिरकार तुम मिल गए, आज मैं इतनी खुश हूँ। लेकिन शाम ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं मोहन हूँ, और वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। सपना पुरानी बातें याद करती है। वह शाम से प्यार करती थी। एक दिन सपना शाम से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन शाम मना कर देता है और कहता है, तुम महल में रहती हो और मैं एक साधारण आदमी हूँ, हमारा मेल कैसे हो सकता है? राखी जवाब देती है, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, वो इन बातों को नहीं मानते। सपना जब अपने पिताजी से शाम की बात करती है तो उसके पिता शाम से शादी के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद राखी शाम के घर चली जाती है और उससे शादी करने के लिए कहती है। शाम उसे समझाता है, तुम अपने घर लौट जाओ, नहीं तो समाज में तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। जब वह सपना को समझा रहा होता है तो सपना का पिता यह सब सुन लेता है। शाम के विचारों से प्रभावित होकर वह दोनों की शादी के लिए राजी हो जाता है और गर्व से कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी एक ईमानदार इंसान से कर रहा हूँ। अगले दिन सगाई की पार्टी रखी जाती है। पार्टी शुरू हो जाती है लेकिन शाम नहीं आता। वह कई दिनों तक दिखाई नहीं देता और सपना उसके गम में डूब जाती है। लेकिन जब वह एक दिन सड़क पर उसे मिला तो उसने सपना को पहचानने से इनकार कर दिया। एक दिन शाम मीना के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ से अलग होने के बाद एक गुंडा मीना से झूठ बोलकर उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ दीपक यानी प्रेम चोपड़ा, जो कि डीआईजी यानी प्रेमनाथ का बेटा है, मीना का इंतजार कर रहा होता है और मीना के पहुंचते ही वह उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। लेकिन शाम मीना की आवाज सुन लेता है और वहां पहुंचकर मीना की इज्जत बचा लेता है। कुछ दिनों बाद सपना अपनी सहेली मीना के घर जाती है और वहां वह शाम को देखती है। शाम को देखकर वह हैरान रह जाती है और पूछती है, उस दिन तुमने मुझे देखकर पहचानने से इनकार क्यों किया? शाम जवाब देता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं शाम नहीं मोहन हूँ। वह सपना से झूठ बोलता है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। यह सुनकर राखी को गहरा आघात पहुंचता है। वह दुखी होकर कहती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? और बेबस राखी गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपने पिता की पसंद के अनुसार शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और अपने पुराने मित्र के बेटे से शादी की बात पक्की कर देते हैं। इधर मोहन हवलदार राम सिंह के साथ अपनी बेटी मीना की शादी के सिलसिले में सेठ संपत के घर जाता है, जो अब सेठ संपत लाल बन चुका है। वे लोग संपत लाल के बेटे विजय और मीना की शादी की बात करते हैं, जिसकी शादी के लिए उन्होंने 13 साल पहले बात पक्की की थी। लेकिन सेठ संपतलाल बिना दहेज के शादी करने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन शाम सेठ जमुना प्रसाद के घर चोरी करने जाता है, जो सपना का पिता है। लेकिन शाम को यह पता नहीं होता कि वह घर सपना का ही है। वहाँ वह तिजोरी से 20,000 रुपए चुरा लेता है
और उनमें से 10,000 रुपए सेठ संपत लाल को मीना की शादी के लिए दहेज के रूप में देकर रिश्ता पक्का कर देता है। चोरी के समय पाइप से उतरते हुए शाम को विजय यानी सपना का होने वाला पति देख लेता है और यह समझ लेता है कि वह सेठ की बेटी सपना से मिलने आया है, जिसकी वजह से वे शाम को गलत समझ लेते हैं। इसी गलतफहमी के कारण विजय और सेठ सपना के घर आके रिश्ता ठुकराकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही शाम यानी मोहन को पता चलता है कि सपना की बदनामी हो रही है, वह समय पर पहुंचकर 20,000 रुपए चोरी करने का जुर्म कबूल कर लेता है और इस तरह सपना को बदनामी से बचा लेता है। हालांकि सपना उन लोगों को जो उससे शादी करने आए थे भगा देती है और उनके साथ शादी करने से इनकार कर देती है। सेठ गुस्से में आकर पुलिस को फोन करता है। राम सिंह हवलदार वहाँ आ जाता है और हवलदार राम सिंह शाम को देखकर बहुत बिगड़ जाता है कि इसने चोरी की। वह शाम को घर ले जाकर उसकी अलमारी की तलाशी लेता है, जहाँ से 10,000 रुपए बरामद होते हैं। वह मोहन को पीटने लगता है, लेकिन अन्य पुलिसकर्मी बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। आखिरकार मोहन को जेल भेज दिया जाता है। राम सिंह की तरक्की हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह खुश नहीं होता। इधर सपना मीना के घर जाती है। मीना के पिता राम सिंह शाम की बुराई करते हुए कहते हैं, उसने 20,000 रुपए चुराए, 10,000 मिल गए, बाकी 10,000 कहाँ गए। तभी विजय वहाँ आता है और कहता है, मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी ने मेरी और मीना की शादी इसलिए रुकवा दी क्योंकि मीना के पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। शाम हमारे घर आया था, उसने 10,000 रुपए मेरे पिता को शादी पक्की करने के लिए दिए और बता रहा था कि मेरे पास और 10,000 हैं जो मीना की शादी के काम आएंगे। जब सबको सच्चाई का पता चलता है तो मीना, सपना और हवलदार तीनों मोहन से जेल में मिलने जाते हैं। वहाँ हवलदार राम सिंह भावुक होकर कहता है, तूने अपनी बहन के लिए चोरी की और सपना की बदनामी न हो इसलिए अपना गुनाह कबूल किया। मैंने तुझे पीटा, फिर भी तू चुप रहा ताकि मेरी इज्जत पर आंच ना आए। आज हम तीनों आजाद हैं और तू जेल के अंदर है। शाम कहता है, तुम हवलदार से सब इंस्पेक्टर बन गए, मिठाई तो लाए नहीं। तभी मीना कहती है, भैया जिस दिन इनकी तरक्की हुई थी ये रो रहे थे और कह रहे थे अगर आज मेरा बेटा होता तो कितना खुश होता। फिर सपना शाम से कहती है, जब हमारी सगाई की पार्टी हो रही थी तो तुम क्यों नहीं आए। पहले तो मोहन बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब सपना जोर देती है तो वह सच्चाई बता देता है। मैं पार्टी में आने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी कोई आया और मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके अपने घर ले गया। वहाँ उसने मुझसे अलमारी का ताला खुलवाया और चालाकी से अपनी पत्नी की हत्या का इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। सबूत के तौर पर मेरी और उसकी पत्नी की तस्वीर भी खींच ली ताकि वह लगे कि हम दोनों के बीच कुछ रिश्ता था। इसके बाद उन्होंने मुझे फंसा लिया और अपनी तिजोरी लूटने की साजिश में शामिल कर लिया। तब से मैं भाग रहा हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। इसलिए मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक चोर तुमसे शादी करे। मैं चाहता था कि तुम मुझे भूल सको और अपनी जिंदगी खुशी से जी सको। और फिर मुलाकात का समय समाप्त हो जाता है। इधर सपना के पिता के पास वही लड़की कामिनी और एक गुंडा आते हैं जिन्होंने शाम को कामिनी की हत्या के इल्जाम में फंसाया था। कामिनी पूछती है, अब क्या करना है। सपना का पिता कहता है, इस बार डीआईजी के बेटे दीपक को फंसाना है। सेठ कामिनी को दीपक से मिलवाता है। कामिनी उसके साथ गाना गाकर रोमांस करती है। देखो जी रात को जुल्म हो गया। सेठ का आदमी चोरी छिपे तस्वीरें लेता है। फिर वह दीपक को घर लाता है, जहाँ दीपक सपना को देखता है। सपना चुपचाप चली जाती है। दीपक उससे शादी की बात करता है। सेठ मना करता है। धमकी देने पर सेठ गुंडों को बुलाता है, पर गुंडे दीपक के ही निकलते हैं और सेठ को पकड़ लेते हैं। उधर हवलदार श्याम को बेटी की शादी के लिए 2 दिन की जमानत पर छुड़ाता है। रास्ते में कामिनी को कार के पास देखकर श्याम चौंकता है। इसी के कारण मैं छिपता रहा और साथी ब्लैकमेल करते रहे। कामिनी घबरा जाती है और भागती है। श्याम राम सिंह उसका पीछा करते हैं। वह एक घर में घुस जाती है। दोनों दुकानों से पूछताछ करते हैं, कोई कुछ नहीं बताता। वे ड्रामा की दुकान से कपड़े बदलते हैं, गाना गाते हैं, 10 पैसे में पीकर जाना। 10 पैसे में पी के जाना, काबुल के बादाम। हम दो फिर दूर से कामिनी को बालकनी से देखते हैं। कामिनी ऊपर बुलाती है। शाम के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। गुंडे मारने लगते हैं। राम सिंह आकर दरवाजा तोड़ता है। दोनों मिलकर गुंडों को हराते हैं। राम सिंह कामिनी से सख्ती से पूछताछ करता है। इधर सेठ सपना और दीपक की सगाई का बड़ा आयोजन करता है। डीआईजी भी आता है। श्याम वहाँ पहुँचता है। दीपक गुस्से में पूछता है, ये क्यों आया है। लोग श्याम को निकालने लगते हैं। सपना सबको रोकती है, इसे मैंने बुलाया है। श्याम गाना शुरू करता है। ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की। जय गीत
जीत के बाद सेठ शाम से कहता है, अब सपना की शादी होने वाली है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन तुम उस दिन नहीं आए। शाम जवाब देता है, मैं क्यों नहीं आया यह भी सुन लीजिए। आप धर्मात्मा और दानी बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन उसी रात आपने अपने आदमियों को भेजकर मुझे कामनी की हत्या के इल्जाम में ब्लैकमेल किया और फंसा दिया और मुझे एक चोर बना दिया। मैं तब से भागता फिर रहा हूँ। जब मुझे सच का पता चला तभी यहाँ आया हूँ। आपने ये सब क्यों किया? अगर आप मुझे साफ साफ कह देते तो मैं खुद ही सपना की जिंदगी से दूर हो जाता। सेठ कहता है, यह सब झूठ है। शाम कहता है, कामनी आज भी जिंदा है। यह सुनकर सपना भावुक हो जाती है और अपने पिता से कहती है, आपने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। मैं आज तक खुद को आपकी नजरों में दोषी समझ रही थी, लेकिन आज आपकी सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद जब शाम वापस जा रहा होता है तो दीपक के आदमी उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। उधर मीना की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। दीपक के आदमी हवलदार के घर खबर भिजवाकर सब इंस्पेक्टर राम सिंह को बुलाते हैं। दीपक के आदमी राम सिंह से कहते हैं कि वो सोने से भरी गाड़ी को चौकी से पार करवा दे, वरना उसके बेटे को मार दिया जाएगा। मजबूरी में राम सिंह उनकी गाड़ी में बैठकर गाड़ी चौकी से पार करवा देता है, लेकिन उसके बाद अपने फर्ज को याद करके वह उनसे भिड़ जाता है। उधर शाम को रस्सियों से बांध रखा है, लेकिन कामनी उसकी रस्सियां काट कर उसे आजाद कर देती है और अपने सर का थोड़ा बोझ कम कर लेती है। राम सिंह लड़ते हुए जख्मी हो जाता है। शाम डीआईजी को लेकर राम सिंह को खोज निकालता है और अस्पताल पहुंचाता है। मीना अपने पति के साथ अस्पताल आती है। थोड़ी देर में राम सिंह दम तोड़ देता है। राम सिंह के पास एक लॉकेट मिलता है, जिसकी मदद से शाम को अपने पिता के कातिल का पता चलता है। वे कोई और नहीं, डीआईजी का बेटा दीपक होता है। शाम डीआईजी से कहता है कि वो उसे अपने बेटे दीपक तक ले चलें। वे दोनों दीपक के ठिकाने पर जाते हैं और उसकी बातें सुनते हैं, जहां दीपक अपने पिता को गालियां देता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ऐश और आराम तो हराम की कमाई से मिलते हैं। अगर मैं वक्त रहते राम सिंह को गोली नहीं मारता तो हम सब पकड़े जाते। यह सुनकर डीआईजी सामने आकर कहता है, हैंड्स अप। दीपक और उसके लोग मुकाबला करने लगते हैं। फायरिंग होती है और एक गोली डीआईजी के हाथ में लगती है। अंत में दुख और गुस्से से भरे डीआईजी अपने ही बेटे दीपक को गोली मार देता है और एक और गलत राह का सफर यहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद शाम और सपना एक हो जाते हैं। डीआईजी उन्हें आशीर्वाद देता है और शाम को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसी के साथ फिल्म का समापन होता है। ना इज्जत की चिंता, ना फिकर कोई अपमान की। जय। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।